स्टूडेंट, टुडे वी आर डूइंग डीएवी क्लास 7 साइंस चैप्टर 16 वाटर। इसकी मैंने एक समरी वीडियो डाल दी है जिसमें सारे मैंने की पॉइंट्स बताए हैं। बहुत ही ब्रीफ में पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको दिया जिससे कि ये चैप्टर समझना आपके लिए इजी हो जाएगा। इन दी प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्नड अबाउट द अवेलेबिलिटी, इंपॉर्टेंस एंड यूजेस ऑफ वाटर। हम 6th क्लास में ही पढ़ चुके हैं कि वाटर की अवेलेबिलिटी, इंपॉर्टेंस एंड उसके यूजेस के बारे में। वी टेंड टू थिंक ऑफ वाटर एज अ वेरी कॉमन एंड इजीली अवेलेबल सब्सटेंस। हम वाटर के बारे में क्या सोचते हैं कि ये बहुत ही कॉमन है और बहुत ही आसानी से हमें मिल जाता है। वी आर देयरफॉर ऑफन नॉट वेरी केयरफुल अबाउट यूजिंग इट जुडिशियसली। जुडिशियसली का मतलब होता है विवेकपूर्ण तरीके से, मतलब बुद्धिमानी से। हम सही तरीके से जो है वाटर को केयरफुली यूज नहीं करते हैं। However, we all know and realize the importance of water in our daily life। जबकि हम सब जो हैं इसकी इंपॉर्टेंस को जानते हैं कि वाटर कितना ज्यादा जरूरी है, कितना ज्यादा असेंशियल है हमारी डेली लाइफ के लिए। इनफैक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन इट। जबकि वाटर की प्रेजेंस में ही, वाटर जो प्रेजेंट है हमारी अर्थ पे, उसी के कारण जो है सर्वाइवल पॉसिबल है सभी लाइफ फॉर्म का। जैसे कि हमने फॉरेस्ट चैप्टर में भी स्टूडेंट ये पढ़ा है कि ट्रीज के बिना जो है हमारी लाइफ संभव नहीं है। तो वाटर के बिना तो ट्री भी ग्रो नहीं कर सकते हैं, तो हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है वाटर के बिना। वाटर हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल है फॉर अवर सर्वाइवल। देन एक्टिविटी 1 आ गई है, राइट 10 यूजेस ऑफ वाटर इन अवर डेली लाइफ। तो इसमें 10 यूजेस आप आराम से लिख सकते हैं, जैसे कि बाथिंग आ गया है, कुकिंग फूड, ब्रशिंग योर टीथ, वॉशिंग क्लोथ्स, वाटरिंग द प्लांट्स, ड्रिंकिंग के लिए, कंस्ट्रक्शंस के लिए, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में यूज होता है, इंडस्ट्रियल पर्पजेज के लिए यूज होता है, डिश वॉशिंग में यूज होता है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। है वाटर ऑन अर्थ। वाटर ऑन अर्थ मतलब कि पानी जो है अर्थ पे कैसे प्रेजेंट है। वाटर इज प्रेजेंट इन ऑल इट्स 3 फॉर्म्स। हम मैटर चैप्टर में पढ़ चुके हैं वाटर की कितनी फॉर्म होती है, 3 फॉर्म्स होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। देन है फर्स्ट है सॉलिड, जो कि आइस के फॉर्म में अवेलेबल है, लिक्विड वाटर की फॉर्म में अवेलेबल है, एंड गैसियस वाटर वेपर की फॉर्म में अवेलेबल है हमारी अर्थ के ऊपर। वाटर इन इट्स लिक्विड फॉर्म, वाटर जो लिक्विड फॉर्म में है वो कहां पे अवेलेबल है, ओशियन, सीज, रिवर्स, लेक्स एंड पोन्ड्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो ये जो लिक्विड फॉर्म है वो इन जगह पर प्रेजेंट है वाटर। इट अकर्स इन इट्स फ्रोजन फॉर्म। फ्रोजन मतलब सॉलिड फॉर्म में कहां पर प्रेजेंट है, जो पोलर रीजन होते हैं, मतलब जैसे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल हो गया है आपके अर्थ का, वो होते हैं पोलर रीजन। तो ये यहाँ पर पोलर रीजन में कैसे प्रेजेंट है, आइस कैप्स एंड ग्लेशियर की फॉर्म में से दिखता है स्टूडेंट। ये है आइस कैप्स, यहाँ पे आइस आपको दिखाई दे रही है, जैसे कि ये माउंटेन रीजन्स में होता है, मतलब हायर साइड पे होता है ये, वहां पर ये आइस कैप्स की फॉर्म में होता है। एंड ये है ग्लेशियर। ग्लेशियर कैसे बनते हैं स्टूडेंट, जब बहुत सालों तक लगातार एक ही जगह पर जो है बर्फ गिरती रहती है, तो वो क्या करती है, जो डाउन साइड की, मतलब जो नीचे वाला लेवल होता है, उसको और ज्यादा प्रेशर क्रिएट करती है, और वहां पर जो है एक पूरा लेयर, एक माउंटेन जैसा धीरे धीरे बनने लग जाता है। उन्हें कहा जाता है ग्लेशियर्स। तो ये यहाँ पर है ग्लेशियर। तो ये था आपका सॉलिड फॉर्म। देन है इट्स गैसियस और वेपर फॉर्म इज प्रेजेंट इन द एयर दैट सराउंड्स अस। हम जो बोलते हैं ना कि मॉइस्चर प्रेजेंट है हमारी एयर के अंदर, वो क्या होता है, वो वाटर वेपर्स प्रेजेंट है। आपने ये प्रोसेस पढ़ रखा है स्टूडेंट, जब वाटर साइकिल पढ़ रखी है पूरी, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले इवेपोरेशन प्रोसेस बताया जाता है। इवेपोरेशन क्या होता है, मतलब वाटर जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि लिक्विड से वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, उसे कहा जाता है इवेपोरेशन। तो यहां पर वो वही बताया जा रहा है कि वेपर फॉर्म में जो भी वाटर प्रेजेंट है हमारी एयर के अंदर, उसे कहा जा रहा है कि वो गैसियस फॉर्म है उसकी। तो ये तीनों फॉर्म्स आपको समझ आ गई अच्छे से कि सॉलिड फॉर्म में कहां प्रेजेंट है, जो आइस कैप्स और ग्लेशियर्स हैं वहां पर प्रेजेंट है। लिक्विड फॉर्म में सीज, ओशियंस, लेक्स, इन सब में लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। गैसियस फॉर्म कौन सी है, जो वेपर्स प्रेजेंट है, मतलब जो मॉइस्चर प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, वो क्या है, उसकी गैसियस फॉर्म है। देन है वाटर इज प्रेजेंट इन अबंडेंस बट इट स्टिल स्केयर। देखिए वाटर जो है वो बहुत ज्यादा अबंडेंस, मतलब कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है हमारी अर्थ के ऊपर, लेकिन फिर भी उसकी जो है कमी है। वो किस वजह से है स्टूडेंट, क्यों? ये जो पिक्चर ली गई है ये स्पेस से ली गई है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा कलर कौन सा दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। हमारी अर्थ को ब्लू प्लेनेट भी बोला जाता है, और ये जो ब्लू कलर है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर वाटर को इंडिकेट कर रहा है। जब इतना ज्यादा वाटर प्रेजेंट है हमारी अर्थ पे, तो फिर उसकी कमी क्यों है हमारी अर्थ पे, यही चीज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए इस पिक्चर की हेल्प से ये साफ दिखा रखा है, हम ये पढ़ने वाले हैं। यही सारा पहले मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ कि ये जो प्रेजेंट है, जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, ये क्या है, 97% वाटर जो प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर, वो किसमें है, ओशियंस में एंड सीज में है। और वो कैसा वाटर है, वो सॉल्टी वाटर है। सॉल्टी का मतलब है वो खारा पानी है, जो कि हम उसे यूज नहीं कर सकते हैं। देन सेकंड कौन सा है, जो ये यहां पर दिखाई दे रहा है, ये ग्लेशियर्स और आइस कैप की फॉर्म में प्रेजेंट है। ग्लेशियर एंड आइस कैप की फॉर्म में जो प्रेजेंट है, ये फ्रेश वाटर तो है, लेकिन हम इसे रेडिली अवेलेबल नहीं है, ये हमारे लिए सॉलिड फॉर्म में है, रेडिली अवेलेबल नहीं है, तो इसे भी हम यूज नहीं कर पाते हैं। देन है 0.7% वाटर, जो कि यहां पर आपको मेरून कलर से दिखाई दे रहा है, दैट इज ग्राउंड वाटर। वो ग्राउंड वाटर है, लेकिन वो भी रेडिली अवेलेबल हमारे लिए नहीं है। देन उसके बाद जो ब्लू कलर का आता है 0.3% वाटर, रिवर्स, लेक एंड स्ट्रीम में, तो ये वाटर जो है ये फ्रेश वाटर हमारे लिए रेडिली अवेलेबल होता है। तो सोचिए
जितना परसेंट वाटर प्रेजेंट है उसका कितना परसेंट सिर्फ हमारे यूज के लिए अवेलेबल है, यही चीजें आपको यहां बताई जा रही हैं। अबाउट 97% ऑफ द वाटर ऑन अर्थ इज प्रेजेंट इन ओशियंस एंड सीज, ओशन और सी में प्रेजेंट है। दिस वाटर इज वेरी सॉल्टी एंड कांट बी यूज फॉर अवर डेली नीड्स। ये वाटर जो है बहुत सॉल्टी मतलब बहुत ही खारा है और ये हमारे डेली नीड्स के लिए हम इसे यूज नहीं कर सकते हैं। ओनली 3% ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज फ्रेश वाटर विच इज गुड फॉर ह्यूमन यूज। 3% वाटर जो है अर्थ के ऊपर वो फ्रेश वाटर है जो कि हम यूज कर सकते हैं, जो कि ह्यूमन यूज के लिए अच्छा है। मोस्ट ऑफ दिस फ्रेश वाटर हाउएवर अकर्स एज स्नो। मोस्ट ऑफ दिस फ्रेश वाटर, और जो ये 3% की हम बात करें कि 3% वाटर प्रेजेंट है, उसमें से भी ज्यादातर जो फ्रेश वाटर प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में है, जैसे हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है 2%, वो ग्लेशियर्स और आइस कैप की फॉर्म में है या वाटर वेपर की फॉर्म में है जो कि एयर में है। सम अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर इज प्रेजेंट एज ग्राउंड वाटर। कुछ फ्रेश वाटर जो है वो कहां प्रेजेंट है, ग्राउंड वाटर में। दिस मे बी यूज फॉर सम पर्पजेज बट इट इज नॉट ऑफन रेडिली अवेलेबल। ये जो है कुछ पर्पजेज के लिए यूज किया जा सकता है लेकिन ये रेडिली अवेलेबल नहीं है। इट इज ओनली 0.3% ऑफ फ्रेश वाटर जो कि कहां प्रेजेंट है, रिवर्स में, लेक्स में एंड स्ट्रीम्स में, जो कि रेडिली अवेलेबल है हमारे यूज के लिए। द फॉलोइंग डायग्राम इलस्ट्रेट दिस। डायग्राम से हम ये चीज अच्छे से समझ सकते हैं स्टूडेंट। अब ये देखिए 100% जो वाटर प्रेजेंट है उसमें से 97 जो है वो सोल्टी वाटर है जो कि आप यूज नहीं कर सकते। बचा कितना, 3% वाटर। 3% में से 2% वाटर जो है वो ग्लेशियर्स की फॉर्म में, आइस कैप्स की फॉर्म में मतलब सॉलिड फॉर्म में है एंड गैशियस फॉर्म में है जो कि आपका वेपर फॉर्म है। तो वो दोनों फॉर्म जो प्रेजेंट है वो 2% है जो कि हमें रेडिली अवेलेबल नहीं होती है। और इसमें आपका ग्राउंड वाटर भी आ जाता है। ग्राउंड वाटर भी हम यूज कर सकते हैं इन्हें, ये फ्रेश है लेकिन ये जो है रेडिली अवेलेबल नहीं है हमारे यूज के लिए। अब बचा कितना आपका, बचा है 0.3% वाटर, क्योंकि इसमें 2% सॉलिड एंड गैशियस फॉर्म है एंड जो आपका 0.7% है वो ग्राउंड वाटर है जो कि हम यूज कर सकते हैं लेकिन वो रेडिली अवेलेबल ना होने के कारण हम उसे हर पर्पज के लिए यूज नहीं कर पाते हैं। देन 0.3% वाटर जो रिवर्स में है, लेक्स में है, वो आपके लिए रेडिली अवेलेबल है यूज करने के लिए। तो सोचिए 100% में से आपके लिए कितना प्रेजेंट है, 0.3% आपके यूज के लिए, पूरी दुनिया के यूज के लिए, पूरे वर्ल्ड में यूज के लिए। तो सोचिए कितना कम क्वांटिटी है जो कि आप यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है वाटर की स्कैरसिटी, मतलब कि वाटर की कमी। देन है लोकल सोर्सेज ऑफ वाटर। अब लोकल सोर्सेज क्या है वाटर के, अर्लियर देयर वाज नो प्रॉपर सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई। पहले के टाइम में जो है कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं होता था वाटर सप्लाई के लिए। पीपल हैड टू फेच वाटर फ्रॉम रिवर्स, लेक्स और पॉन्ड्स। लोगों को जो है पानी लेके आना पड़ता था रिवर से, लेक से और पॉन्ड से। इवन टुडे एट सम प्लेसेस पीपल हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस टू फेच वाटर फॉर देयर डेली नीड्स। देखिए हमने 6th क्लास में ये चीज पढ़ी थी स्टूडेंट कि जो ग्राउंड वाटर होता है उसमें क्या होती है, पाइपलाइंस लगा रखी होती है जिसके कारण कि हमारे घरों तक वाटर जो है सप्लाई हो पाता है। लेकिन आज के टाइम में भी कई विलेजेस ऐसी हैं, कई जगह ऐसी हैं जहां पर पाइपलाइंस जो है नहीं पहुंचती हैं, जो वाटर सप्लाई है वो नहीं होती है। तो अभी भी उन्हें क्या करना पड़ता है, उन्हें दूर दूर जाकर जो है अपनी वाटर नीड्स को पूरी करना पड़ता है, जैसे कि रिवर से, लेक से, पॉन्ड से लेके आना पड़ता है वाटर जो कि लॉन्ग डिस्टेंस पे होता है। वी ऑल नो दैट इन सिटीज वाटर इज सप्लाइड थ्रू अ वाटर सप्लाई सिस्टम मेंटेन्ड बाय द सिविक एजेंसी। सिविक एजेंसी क्या होती है, जैसे नगर पालिका वगैरह जो होती है उन्हें कहा जाता है सिविक एजेंसीज। तो उनके द्वारा जो है वाटर सिस्टम, वाटर सप्लाई सिस्टम जो है मेंटेन किया जाता है, मतलब कि पाइपलाइंस वगैरह वहां पर लगाई गई हैं जिससे कि वाटर आपको घर में सप्लाई हो जाता है। आपने टैप ऑन करी, आपके वाटर अवेलेबल हो जाता है। तो वो क्या है, वो एक वाटर सप्लाई सिस्टम है। Water from lakes, rivers is purified in a water treatment plants and is then supplied through a network of pipes to homes, offices and schools. कुछ इस तरह का सिस्टम होता है। सबसे पहले वाटर बॉडी से वाटर लिया जाता है, उसे उसके बाद उसको ट्रीटमेंट का मतलब है यहाँ पर उसे फिल्टर किया जाता है। फिल्टर करे जाने के बाद वो स्टोर होता है और उसके बाद पाइपलाइंस के थ्रू वो हाउस होल्ड्स में, हमारे स्कूल्स में, हमारे इंडस्ट्रीज में, हमारे ऑफिसेज में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो यही चीज इसमें बता रखी है कि वाटर जो है रिवर और लेक से लिया जाता है, उसे प्यूरिफाई किया जाता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में और फिर उसे सब नेटवर्क ऑफ पाइप्स की जो नेटवर्क लगा रखे होते हैं उसके थ्रू जो है होम्स में, ऑफिसेज में एंड स्कूल्स में सप्लाई किया जाता है। तो लोकल सोर्सेज क्या है, मतलब कहां से हमें वाटर मिलता है। देन है ग्राउंड वाटर एंड वाटर टेबल। मोस्ट ऑफ रेन वाटर एंड वाटर फ्रॉम रिवर्स, पॉन्ड सीप्स थ्रू दी सॉइल एंड गोज अंडरग्राउंड। दिस वाटर इज ट्रैप्ड इन स्पेस बिटवीन दी underground rocks. The upper layer of this water is called water table. The water below this layer is called known as ground water. अब देखिए ये चीज समझने के लिए मैं एक डायग्राम की हेल्प से आपको समझाती हूँ। यहाँ पर रेन आ रही है, रेन आने के बाद ट्रीज क्या करते हैं, ट्रीज जो होते हैं वो नेचुरल एब्जॉर्बर होते हैं। तो नेचुरल एब्जॉर्बर होने के कारण वो क्या करते हैं, अलाउ कर देते हैं सीपेज को, वाटर की सीपेज को। तो वाटर की यहाँ पर सीपेज हो रही है और जो पार्टिकल्स हैं हमारे सॉइल के और रॉक्स जहां पर अवेलेबल हैं, तो उनका स्पेस जो है वो किससे भरने लग जाता है, वाटर से फिल होने लग जाता है। क्यों, क्योंकि वाटर आ रहा है ऊपर से, रेन की हेल्प से वाटर आ रहा है
तो वो क्या करती हैं, वो वहां पर फिल होने लग जाता है। तो उसका जो अपर लेवल होता है उस लेयर का, उसे कहा जाता है वाटर टेबल, और जो इसके नीचे वाला लेवल होता है उसे कहा जाता है ग्राउंड वाटर। अब इसमें एक और चीज बताई हुई है, एक्विफायर। एक्विफायर क्या होता है, जो हार्ड रॉक्स होती हैं, अब यहाँ पर नीचे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ सोयल पार्टिकल भी है, रॉक्स भी हैं, और यहाँ पर नीचे जो है वो हार्ड रॉक्स के बीच में जो ग्राउंड वाटर होता है उसे एक्विफायर कहा जाता है। प्रोसेस है जिससे सीपिंग होती है वाटर की ग्राउंड वाटर में, उसे इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस बोला जाता है। तो ये छोटी छोटी टर्म्स है जो आपको याद रखनी है स्टूडेंट। द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू ग्राउंड इज नोन एज इनफिल्ट्रेशन। और देन उसके बाद जो ग्राउंड वाटर होता है वो रिचार्ज होता है इसी प्रोसेस के द्वारा, जो सीपेज होती है उसी के द्वारा जो है ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। और कई प्लेसेस पे ग्राउंड वाटर जो है वो कहां स्टोर होता है, बिटवीन दी हार्ड रॉक लेयर। हार्ड रॉक लेयर, अब यहां पर क्या है, यहाँ सोयल पार्टिकल भी है, रॉक्स लेयर भी है, तो उनके बीच का जो गैप है वो फिल हो रहा है वाटर से, तो उसे वाटर टेबल बोला गया है, जो उसकी अपर लेयर होती है। लेकिन एक्विफायर क्या होता है, जहां पर ग्राउंड वाटर स्टोर होता है बिटवीन दी हार्ड रॉक लेयर। हार्ड रॉक लेयर होती है यहाँ पर, उसके बीच में जो ग्राउंड वाटर प्रेजेंट होता है उसे एक्विफायर बोला गया है यहाँ। तो होप सो अच्छे से समझ आ गया होगा, जो अपर लेयर होती है वाटर की उसे वाटर टेबल बोला जा रहा है, और जो लेयर बिलो दिस लेयर होती है, मतलब वाटर टेबल से नीचे जो लेयर होती है उसे ग्राउंड वाटर बोला जाता है। ग्राउंड वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम वेल, ट्यूबवेल्स और हैंडपंप्स एंड इज यूज्ड फॉर इरिगेशन एज वेल एज फॉर डेली नीड्स। ग्राउंड वाटर से पानी कैसे निकाला जा सकता है, वेल्स के फॉर्म में निकाला जा सकता है, जो कुएं होते हैं जिसमें क्या किया जाता है, एक बाल्टी को जो है रस्सी से बांधा जाता है और फिर उसको उसके अंदर डाल के और पानी निकाला जाता है। देन है ट्यूबवेल्स की फॉर्म में, हैंडपंप्स की फॉर्म में, एंड इज यूज्ड फॉर इरिगेशन एज वेल एज फॉर डेली नीड्स। इसको इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं। इरिगेशन क्या होता है स्टूडेंट, जब एग्रीकल्चर में फसल की सिंचाई के लिए जो पानी यूज होता है उसे कहा जाता है इरिगेशन। तो इरिगेशन के लिए भी यूज किया जा सकता है, और हमारी डेली नीड्स के लिए भी हम इस पानी को यूज कर सकते हैं। We know that nearly 3/4 of the surface of earth is covered with water. Then why do we face shortage of water? Let us try to understand. हमें ये पता है कि 3/4 of the surface जो है अर्थ का वो किससे कवर है, वाटर से कवर है। मतलब कि 75% ऑफ सरफेस किससे कवर है, अर्थ का वाटर से कवर है। फिर भी हमें जो है वाटर की शॉर्टेज क्यों फेस करनी पड़ती है, इस चीज को अब आगे समझते हैं। स्कैरसिटी ऑफ वाटर मतलब कि पानी की कमी। वाटर इज कंसीडर्ड प्रीशियस एज इट सपोर्ट्स लाइफ ऑन अर्थ। वाटर जो है उसे बहुत बहुमूल्य माना गया है, किस वजह से, क्योंकि उसी की वजह से हमारी लाइफ संभव है, वो हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है। बट द अमाउंट ऑफ रेडिली अवेलेबल एंड यूजेबल वाटर ऑन अर्थ इज डिक्रीजिंगली अलार्मिंगली। मतलब कि जो अमाउंट हम रेडिली यूज कर सकते हैं, रेडिली अवेलेबल है हमारे लिए, जो हमने ऊपर पढ़ा है, ये वाटर 0.3% वाटर जो है हमारे लिए रेडिली अवेलेबल है, वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है। और ये एक अलार्मिंग साइन है हमारे लिए कि वो पानी भी जो है घटता जा रहा है। वी आर देयरफॉर फेसिंग एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। हम धीरे धीरे जो है एक्यूट शॉर्टेज, मतलब एक तो होती है शॉर्टेज कमी, एक्यूट शॉर्टेज बहुत ज्यादा कमी वाटर की फेस करने वाले हैं। सम ऑफ मेजर रीजंस ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर आर एक्सप्लेन्ड बिलो। और कुछ मेजर रीजन कि किस लिए हो रही है ये वाटर की शॉर्टेज, वो हम नीचे एक्सप्लेन कर रहे हैं। वाटर बॉडीज ऑन अर्थ रिसीव मेनली वाटर फ्रॉम रेनफॉल। वाटर बॉडीज जो हैं जैसे कि रिवर हुई, लेक हुई, पॉन्ड्स हुई, इनमें वाटर कहां से आता है, रेनफॉल के थ्रू ही आता है। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज मोस्ट रीजंस हैज डिक्रीज। लेकिन बहुत सारी जगहों पर जो है रेनफॉल अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। दिस हैज हैपेंड ड्यू टू मेनी फैक्टर्स। ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सम ऑफ देम आर डिफॉरेस्टेशन, इंक्रीज इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इंक्रीज इन नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज। एज द अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिक्रीजेस, फार्मर्स डिपेंड अपॉन मोर ऑन द ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन। अब देखिए इस चीज को थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं कि जब भी कोई भी कंस्ट्रक्शन होगी तो उसके लिए क्या किया जाएगा। जैसे हमने फॉरेस्ट चैप्टर में पढ़ा था, किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए, चाहे हाउसेज बन रहे हैं, इंडस्ट्रीज बन रही हैं, रोड्स बन रहे हैं, तो उसके लिए जंगलों को काटा जाता है। मतलब सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, डिफॉरेस्टेशन। जंगलों को काटा जा रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, नेचुरल एब्जॉर्बर होते हैं हमारे ट्रीज, जिनमें ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होता है, जो कि हमारी वाटर साइकिल को मेंटेन रखते हैं। अब ट्रीज नहीं होंगे तो सबसे पहले तो उसमें ट्रांसपीरेशन प्रोसेस नहीं होगा और हमारी वाटर साइकिल मेंटेन नहीं रहेगी। सबसे पहला कारण तो ये हो जाएगा, इसलिए रेनफॉल कम होती है। सेकंड है, वहां पे कंस्ट्रक्शन होगी तो कंस्ट्रक्शन होने में क्या होगा, जो यहां पर सोयल प्रेजेंट थी, जब ट्रीज थे तो सोयल प्रेजेंट थी, तो वो क्या करते थे, सीपेज होने देते थे वाटर की। मतलब उससे क्या होता था, ग्राउंड लेवल का जो वाटर होता था, ग्राउंड वाटर, वो भी मेंटेन रहता था। लेकिन अब जब वहां पे कंस्ट्रक्शन होगी तो पक्का फ्लोर बनेगा, यहां पर जो है पक्का फ्लोर बनेगा, चाहे ईंटों का बन रहा है, टाइल्स का बन रहा है, तो उसमें क्या है, यहां पर सीपेज अलाउ नहीं होगी। तो अब यूज कहां से कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, ये पानी यूज कर रहे हैं ग्राउंड वाटर से। इंडस्ट्रीज में कहां से यूज कर रही है, ग्राउंड वाटर यूज कर रही है। आपने कभी भी कोई कंस्ट्रक्शन साइट देखी होगी तो वहां पर क्या किया जाता है, सबसे पहले जो है इसकी बोरिंग की जाती है और यहां से पानी निकाला जाता है हैंडपंप की हेल्प से या मोटर्स की हेल्प से पानी निकाला जाता है ग्राउंड वाटर में। तो ग्राउंड वाटर का पानी निकाल तो रहे हैं लेकिन उतनी रेनफॉल आ नहीं रही है। तो वो किस वजह से नहीं आ रही है, सबसे पहला कारण था डिफॉरेस्टेशन। पेड़ों की कटाई हो जाएगी तो बारिश नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि ये वाटर साइकिल मेंटेन रही रहेगी। सेकंड, यहाँ पे पक्का फ्लोर बन जाएगा तो उससे सीपेज अलाउ नहीं होगी। अगर रेनफॉल हो भी रही है तो उससे सीपेज नहीं होगी, जिससे कि ग्राउंड वाटर मेंटेन नहीं रहेगा।
तो यही चीज इसमें बताई हुई है कि जैसे ही डिफोरेस्टेशन ज्यादा होगी, मतलब पेड़ों की कटाई होगी, तो रेनफॉल कम होगी क्योंकि वाटर साइकिल नहीं है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ज्यादा हो रही हैं, व्हीकल्स हमारे ज्यादा हो रहे हैं नंबर में, और इंडस्ट्रीज हमारी ज्यादा हो रही हैं, जिनके कारण की क्या हो रहा है, पोल्यूशन ज्यादा बढ़ रहा है, वाटर साइकिल मेंटेन नहीं रह पा रही है, और ग्राउंड वाटर जो है वो रिफिल नहीं हो पा रहा है। जैसे रेनफॉल डिक्रीज होगी तो फार्मर्स जो है वो किस पे डिपेंड होते जाएंगे, वो ग्राउंड वाटर पे डिपेंड होते जाएंगे। कैसे? फार्मर्स जो क्रॉप्स लगाते हैं उनकी इरिगेशन के लिए, उनकी सिंचाई के लिए, क्रॉप्स के लिए देखिए पानी बहुत जरूरी है, तो उसकी इरिगेशन के लिए वो क्या किस पे डिपेंड होते हैं, रेनफॉल पे डिपेंड होते हैं। अगर रेनफॉल ही नहीं होगी तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें ग्राउंड वाटर लेना पड़ेगा इरिगेशन पर्पज के लिए। तो अब फिर वो भी ग्राउंड वाटर ले रहे हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे भी ग्राउंड वाटर चल रहा है, लेकिन वो रिप्लेनिश नहीं कर पा रहा है। मतलब कि जैसे ग्राउंड वाटर जितना यूज हो उतना ही रेन से वो दोबारा से फिल हो जाए, तो वो क्या होता है, एक मेंटेन बना रहता है उनके बीच में, जिससे कि वाटर की स्कैरसिटी नहीं होती। लेकिन अब ग्राउंड वाटर तो यूज हो रहा है कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज में, हर जगह पे यूज हो रहा है, लेकिन वो रिप्लेनिश नहीं हो पा रहा है, दोबारा से रेन से वो भर नहीं पा रहा है, तो उससे क्या हो रही है, पानी की कमी हो रही है। जैसे क्या होता है, रेनफॉल जैसे जैसे डिक्रीज होगी, फार्मर किस पे डिपेंड कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर पे फॉर इरिगेशन, हैंस लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इज कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग। इसी कारण से ग्राउंड वाटर का लेवल लगातार घटता जा रहा है। विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ेगी तो कंस्ट्रक्शन साइट्स ज्यादा बढ़ेंगी, इंडस्ट्रीज की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। मतलब कि जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनके लिए हाउसेज भी ज्यादा चाहिएंगे, उनको हर चीज कंज्यूम करने के लिए ज्यादा अमाउंट पे चाहिएगी, तो कंस्ट्रक्शन भी ज्यादा होगी, चाहे वो रोड्स की कंस्ट्रक्शन है, हाउसेज की कंस्ट्रक्शन है, इंडस्ट्रीज की कंस्ट्रक्शन है। तो कंस्ट्रक्शन जितनी ज्यादा होगी उतनी ही डिफोरेस्टेशन बढ़ेगी और उतना ही ग्राउंड वाटर का लेवल जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। डिमांड फॉर वाटर हैज इंक्रीज, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वाटर की डिमांड भी बढ़ रही है। वेयर एज इट्स रिसोर्सेज हैज डिप्लीटेड, लेकिन उसके जो रिसोर्स हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, डिप्लीट होते जा रहे हैं। दिस कॉज अ शॉर्टेज और स्कैरसिटी ऑफ वाटर, तो इस कारण से वाटर की शॉर्टेज हो रही है और स्कैरसिटी मतलब कमी हो रही है। देन है, डू यू नो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ब्रीथ आउट बाय ह्यूमंस एंड एनिमल्स इज यूज्ड बाय प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमें ये पता है ह्यूमंस और एनिमल्स जो है वो ब्रीथ आउट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट करते हैं, जो कि ट्रीज उन्हें किस चीज में यूज कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है स्टूडेंट, जो कि ट्रीज अपना खाना खुद बनाते हैं, जो कि उनकी लीव्स में होता है, तभी लीव्स को क्या बोला जाता है, फूड फैक्ट्री बोला जाता है हमारे ट्रीज की। तो उसके अंदर जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, वो किसकी प्रेजेंस में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज C6H12O6। तो ये जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, मतलब प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, तो ये रिलीज कर देते हैं। जो कौन यूज करता है, ह्यूमंस, एनिमल्स, हम सब लिविंग ऑर्गेनिज्म को रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है, जो कि कहां से मिलती है, हमें प्लांट्स से मिलती है। तो इससे ये मेंटेन बना रहता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का। लेकिन अगर डिफोरेस्टेशन होगी तो उससे क्या होगा, डिफोरेस्टेशन जैसे कि आगे बताया गया है, थॉटलेस एंड अननेसेसरी कटिंग ऑफ ट्रीज विद tree will cause an increase in the level of carbon dioxide gas in atmosphere. This gas help in trapping a part of the energy of sun rays in Earth's atmosphere by not allowing energy to escape. This cause an increase in temperature on the Earth's surface. This phenomena is called as greenhouse effect. अब देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने कई जगह पर देखा होगा, जब ग्रीन कलर की शेड लगाई जाती है और उसके अंदर प्लांट्स लगाए जाते हैं। प्लांट्स को क्या जरूरी होता है ग्रो करने के लिए, वाटर जरूरी होता है, वार्मथ जरूरी होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें कहां से मिलती है, उस ग्रीन हाउस इफेक्ट से मिलती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है स्टूडेंट, ग्रीन हाउस इफेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वहां पर क्या करती है, सनरेज को ट्रैप कर लेती है। ट्रैप मतलब कि उन्हें वापस नहीं जाने देती है। जो सनरेज आती है तो उससे क्या है, वार्मथ मिलती है प्लांट्स को, और उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है ताकि अपना वो खाना बना सके और अच्छे से ग्रो कर सके। लेकिन अगर पेड़ों की कटाई ज्यादा शुरू हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, ह्यूमंस तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर ही रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, पेड़ों की कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में इतनी बढ़ जाएगी एटमॉस्फेयर में कि वो सनलाइट जो आती है वो उन्हें ट्रैप कर लेगी और वापस नहीं जाने देगी। यहां पर यही चीज बताई गई है कि सनरेज जो आएंगी उनको वो एस्केप वापस नहीं जाने देंगी, तो इस कारण से गर्मी बढ़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग जो वर्ड आपने सुना है वो यही होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। एज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ दिस इफेक्ट कैन लीड टू ग्लोबल वार्मिंग, और इसके कारण क्या होगा, ग्लेशियर्स पिघलने लग जाएंगे, आइस कैप पिघलने लग जाएंगे, जो हमने पढ़ा था सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं वो हमारी अर्थ के ऊपर। तो उससे क्या होगा, जो सीज का, ओशियंस का लेवल है वो और ज्यादा राइज करने लग जाएगा। इसके कारण क्या होगा, ज्यादातर अर्थ का जो सरफेस है वो संक कर जाएगा, मतलब डूब जाएगा। एंड hence cutting of trees should be avoided and more trees should be planted. इसीलिए कटिंग जो है ट्रीज की, अंधाधुंध कटाई नहीं होनी चाहिए ट्रीज की, और ज्यादा से ज्यादा ट्री हम सबको लगाने चाहिए। ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का मेंटेन बना रहे।
देन है वाटर मैनेजमेंट। अभी तक हमने पढ़ा है कि सोर्सेज क्या है, स्कैर्सिटी कैसे होती है। अब वाटर मैनेजमेंट पे भी ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से मैनेज कर रहे हैं, कि वाटर को जो है किस हिसाब से कंजर्व करना है, सप्लाई करना है एंड उसको स्टोर करके रखना है। बेटर मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज की बेटर मैनेजमेंट अगर हम करेंगे तो हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। द रेन वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू फ्लो इनटू ड्रेन्स, रेन वाटर को कभी भी ड्रेन्स में नहीं जाने दिया जाना चाहिए। जैसे कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा भी हुआ है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में, क्योंकि जैसे जैसे हमने स्टूडेंट पढ़ा है कि डिफोरेस्टेशन होती है, कंस्ट्रक्शन होती है, तो उसके लिए क्या होता है, डिफोरेस्टेशन में जब पेड़ की कटाई हो जाएगी तो वाटर साइकिल मेंटेन नहीं रहेगी। कंस्ट्रक्शन साइट्स बनेंगी तो जो सॉइल वगैरह प्रेजेंट थी, हमारी ग्रासेस वगैरह प्रेजेंट थी, ग्रास लॉन्स थे, हमारे पार्क वगैरह ज्यादा थे, तो उससे क्या होगा, अब जितने ज्यादा पार्क होंगे वो धीरे धीरे घटते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनपे कंस्ट्रक्शन होगी, हाउसेज बनेंगे, कोई भी इंडस्ट्रीज बनेगी, तो उसके कारण क्या होगा, यहां पर पक्का फ्लोर बन जाएगा जिससे कि सीपेज नहीं हो पाएगी और वाटर का लेवल जो है वो मेंटेन नहीं रह पाएगा। इसको मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो रेन वाटर है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उससे इसे रिप्लेनिश करना पड़ेगा, दोबारा से भरना पड़ेगा, तभी ग्राउंड वाटर का लेवल जो है वो मेंटेन रह सकता है। देन है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर शुड बी कलेक्टेड इन अंडरग्राउंड टैंक्स एंड अलाउड टू सीप थ्रू दी सॉइल। रेन वाटर को जो है अंडरग्राउंड टैंक्स में कलेक्ट किया जाना चाहिए और उसको उसकी सीपेज जो है वो अलाउ होनी चाहिए सॉइल के अंदर। दिस विल रिप्लेनिश दी ग्राउंड वाटर। तो इससे क्या होगा, ग्राउंड वाटर रिप्लेनिश मतलब दोबारा से भर जाएगा। रिप्लेनिश का मतलब क्या होता है, फिर से भर जाना, तो वो फिर से भर जाएगा। रेन वाटर कैन ऑल्सो बी कलेक्टेड इन ओपन टैंक्स एंड यूज फॉर डेली नीड्स। रेन वाटर को जो है ओपन टैंक्स में भी जो है कलेक्ट किया जा सकता है और उसको डेली नीड्स के लिए यूज किया जा सकता है। दिस इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। यूज ऑफ स्प्रिंकलर्स एंड ड्रिप इरिगेशन टेक्निक फॉर इरिगेटिंग द क्रॉप्स कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग वेस्टेज ऑफ वाटर। तो देखिए कुछ इस तरह से होता है, जब रेन वाटर जो है हार्वेस्ट की जाती है तो उससे क्या होता है, ग्राउंड लेवल भी रिप्लेनिश होता है और आप उसको जो है स्टोरेज टैंक में स्टोर करके जो है अपनी डेली नीड्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। और ये होती है स्टूडेंट ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, बहुत ही कम वेस्टेज होता है पानी का। इसमें इस तरह का पाइप सिस्टम लगाया जाता है कि जहां पर आपका पौधा होता है पानी जो है पाइप से उसी की जगह पर जाता है, मतलब कि इसमें जो है आपका वाटर जो है बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है। इसे बोला जाता है ड्रिप इरिगेशन। जब इस तरह की सप्लाई यहां पर लगाई जाती है तो इसे बोला जाता है ड्रिप इरिगेशन। तो इस तरह की इरिगेशन फार्मर्स यूज कर सकते हैं अपनी फील्ड में, जिससे कि पानी की वेस्टेज जो है वो कम होगी। अननेसेसरी कटिंग ऑफ ट्रीज शुड बी चेक्ड एंड मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड। अननेसेसरी कटिंग्स मतलब कि डिफोरेस्टेशन नहीं होनी चाहिए, अंधाधुंध कटाई नहीं होनी चाहिए पेड़ों की, और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाने चाहिए। दिस विल इंक्रीज द रेनफॉल एंड प्यूरिफाई द एयर। तो उससे क्या होगा, रेनफॉल ज्यादा होगी, क्योंकि क्या होगा, जितने ज्यादा पेड़ होंगे उसमें ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होगा, जिससे कि हम क्या कहते हैं, हम हमारे में इवेपोरेशन होता है और प्लांट्स में उसे ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। देन उसके बाद क्या होगा, वहां पर कंडेंसेशन होगा, प्रेसिपिटेशन होगा, और इस तरह से ये वाटर साइकिल मेंटेन रहेगी, जिससे कि अच्छी रेनफॉल होगी एंड हमारी एयर भी जो है प्यूरिफाई होगी। एयर को प्यूरिफाई क्यों कहा गया है यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाने में, क्योंकि उससे कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहता है। द सिविक एजेंसीज शुड आल्सो टेक सफिशिएंट केयर टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर। एजेंसीज को भी ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जिससे कि वाटर की वेस्टेज बिल्कुल कम हो सके। एनी ब्रोकन और लीकिंग पाइप शुड बी इमीडिएटली रिपेयर्ड और रिप्लेस्ड। कई बार जो है पाइप सिस्टम तो लगा होता है लेकिन कईयों के घरों तक पानी नहीं पहुंच पाता है। किस वजह से, क्योंकि बीच में ही पाइप जो है उसकी लीकेज हो जाती है, जिससे कि पानी वहीं पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि क्या है, पानी की वेस्टेज है। तो इसीलिए कोई भी ब्रोकन लीकिंग पाइप होती है उसको तुरंत जो है रिपेयर किया जाना चाहिए या फिर रिप्लेस करवाया जाना चाहिए। ऑल ऑफ अस कैन ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेविंग वाटर एंड अवॉइड इट्स वेस्टेज। हम भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं वाटर को सेव करने में और उसकी वेस्टेज को कम करने के लिए। दस वी शुड, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, टर्न ऑफ द टैप व्हाइल ब्रशिंग टीथ। अब कई लोग क्या करते हैं, टीथ को ब्रश करते टाइम टैप को ऑन रखते हैं, तो उसको टैप को ऑफ रखना चाहिए जब हम टीथ को ब्रश करें। गेट द लीकिंग टैप्स रिपेयर्ड इमीडिएटली। कोई भी आपके घर में लीकिंग टैप है, जैसे कि पानी धीरे धीरे टपकता रहता है, तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं, तो इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उससे काफी वाटर की वेस्टेज होती है। तो लीकिंग टैप्स को तुरंत इमीडिएटली रिपेयर किया जाना चाहिए। वाटर दी प्लांट विद अ मग इंस्टेड ऑफ पाइप। अब पाइप से हमें पौधों को पानी नहीं देना चाहिए, उसके बजाय मग से पानी दिया जाना चाहिए, अदरवाइज वेस्टेज ज्यादा होती है। नाउ सजेस्ट 4 मोर वेज ऑफ सेविंग वाटर एट होम। तो इसमें आपको कोई भी 4 पॉइंट लिखने हैं, जैसे कि यहाँ पर ब्रशिंग टीथ के लिए बता रखा है, तो आप लिख सकते हैं टर्न ऑफ द टैप व्हाइल शेविंग। शेविंग के टाइम पे आपको टैप ऑफ कर देनी चाहिए। रीयूज करना चाहिए वाटर को, जैसे कि चावल वगैरह भिगाते हैं या फिर आप दाल वगैरह भिगाते हैं तो उस पानी को थ्रो नहीं करना चाहिए। अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं तो उसे थ्रो ना करें, उसे पौधों में डाल सकते हैं आप। देन रेन वाटर की हार्वेस्टिंग की जानी चाहिए। तो इस तरह के कोई भी पॉइंट्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं। वाटर जुडिशियसली एंड सेव इट फॉर वाटर। हमें समझदारी से पानी को यूज करना चाहिए और उसको फ्यूचर के लिए बचाना चाहिए। वी नीड टू रिमेंबर दैट इफ देयर इज नो वाटर देयर वुड नॉट बी एनी लाइफ ऑन द अर्थ। हमें यह चीज हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, अगर पानी नहीं होगा तो कोई भी लाइफ संभव नहीं है अर्थ के ऊपर।
वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। अब वेस्ट वाटर को कैसे मैनेज किया जा सकता है? वी यूज वाटर इन अवर डेली लाइफ फॉर वेरियस पर्पजेज लाइक वॉशिंग क्लोथ्स, बाथिंग एंड इन टॉयलेट्स एक्सेट्रा। ऑल दिस एक्टिविटी प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ वाटर विच इज डर्टी एंड कंटेन्स मेनी इंप्योरिटीज। देखिए, हम हमारी डेली लाइफ में वाटर जो है बहुत चीजों में यूज होता है, जैसे कि वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने में, बाथिंग नहाने में, एंड इन टॉयलेट्स एक्सेट्रा। इन सब एक्टिविटीज में काफी सारा वाटर प्रोड्यूस होता है जो कि डर्टी है एंड जो कि काफी सारी इंप्योरिटीज है जिसके अंदर। इस वाटर को क्या कहा जाता है? वेस्ट वाटर कहा जाता है। वेस्ट वाटर इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन ऑफिसेज, हॉस्पिटल एंड फैक्ट्रीज। ऐसा नहीं है सिर्फ घरों में ही वेस्ट वाटर प्रोड्यूस होता है, वेस्ट वाटर जो है ऑफिसेज में, हॉस्पिटल्स में एंड फैक्ट्रीज में भी प्रोड्यूस होता है। इस वेस्ट वाटर को क्या कहा जा रहा है? सीवेज कहा जा रहा है। रेन वाटर विच टर्न्स डाउन द रोड्स एंड रूफ टॉप्स ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ वेस्ट वाटर। और रेन वाटर अगर हम उसकी हार्वेस्टिंग नहीं करते हैं, कलेक्शन नहीं करते हैं, तो क्या होता है? वो भी धीरे धीरे ड्रेन्स में चला जाता है, बह जाता है वहां से, तो वो भी क्या हो जाता है? वेस्ट वाटर का ही पार्ट बन जाता है। दिस इज समथिंग दैट वी नीड्स टू बी अवॉइडेड। तो इस समथिंग दैट नीड्स टू बी अवॉइडेड, इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। वी शुड ट्राई टू हार्वेस्ट रेन वाटर। हमें रेन वाटर की हार्वेस्टिंग करनी चाहिए एंड नॉट अलाउ इट टू वेस्ट, और उसे वेस्ट नहीं होने देना चाहिए। As a network of pipes brings clean water to our homes, a network of pipe takes the waste water or sewage away. This network of pipe is called the sewage system. जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि नेटवर्क ऑफ पाइप्स होता है जो कि क्या करता है? क्लीन वाटर हमारे घरों तक पहुंचाता है। तो इसी तरह से नेटवर्क होना चाहिए वेस्ट वाटर एंड सीवेज वाटर का, जिसे कि सीवेज सिस्टम कहा जाता है, जिसमें कि सीवेज वाटर जो कि यहाँ पर बताया जा रहा था, जो डर्टी होता है और इंप्योरिटी से भरा हुआ वाटर होता है, जिसे वेस्ट वाटर कहा जाता है, तो वो वाटर जो है इस सीवेज सिस्टम में जाए। इट कैरीज द सीवेज फ्रॉम इट्स सोर्स टू अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। इट कैरीज दी सीवेज। सीवेज क्या है? यहाँ पर जो वेस्ट वाटर है उसे सीवेज बोला जा रहा है। फ्रॉम इट्स सोर्स, सोर्स क्या है इसके? जैसे घरों से, हॉस्पिटल से, फैक्ट्री से, ऑफिस से, ये कहां पे जाए? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा जाए। द वेस्ट वाटर इज क्लीन, यहाँ पर वेस्ट वाटर को क्लीन किया जाए, प्योरीफाई किया जाए वेरियस स्टेप से, जो कि ट्रीटमेंट प्लांट में वेरियस स्टेप होते हैं, उनसे इसे क्लीन किया जाए, प्योरीफाई किया जाए, वाटर जो है ट्रीट हो जाए और क्लीन हो जाए। फिर इस वाटर को अलाउ किया जाना चाहिए कि ये रिवर एंड सी में जाके मिक्स हो सकता है। देन है डू यू नो द वेस्ट वाटर और सीवेज फ्लो थ्रू अ नेटवर्क ऑफ अंडरग्राउंड ड्रेन्स। अंडरग्राउंड ड्रेन्स का जो नेटवर्क बना हुआ है उसमें ये फ्लो करता है, जो वेस्ट वाटर है, जिसे सीवेज भी कहा जा रहा है। यू मस्ट हैव सीन सम ओपन ड्रेन्स आल्सो इन योर लोकेलिटी। आपने अपने आसपास में भी कुछ ओपन ड्रेन्स देखे होंगे जिसमें कि बहुत ज्यादा स्मेल होती है। दीज ओपन ड्रेन्स नॉट ओनली गिव यू फाउल स्मेल, ये सिर्फ आपको बुरी स्मेल ही नहीं देती, बट आर ऑल्सो अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटो। ये जो है एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है, मतलब जहां पर मॉस्किटो पनपने शुरू हो जाते हैं, विच कैन कॉज डिजीज लाइक मलेरिया एंड डेंगू। वो डिजीज कॉज कर सकते हैं जो मॉस्किटो कॉजिंग डिजीज होती है, जैसे कि मलेरिया एंड डेंगू हो गया। समटाइम्स सीवेज ऑल्सो स्टार्ट स्टैग्नेटिंग इन दी ड्रेन्स। पानी वहां पर ड्रेन्स में स्टैग्नेट होना शुरू हो जाएगा, इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, तो वो क्या करेगा? अंडरग्राउंड सीप करना स्टार्ट कर देगा वेस्ट वाटर, और फिर वो क्या करेगा? कंटेमिनेट करेगा ग्राउंड वाटर को। और बहुत सारे लोग जो उसे पीते हैं वो क्या हो जाएंगे? वो बीमार होने स्टार्ट हो जाएंगे। कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर, जैसे हमने 6th क्लास में ही पढ़ा था, कंटेमिनेटेड वाटर से कौन सी बीमारी हो सकती है? कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर है, उससे कोलेरा हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि सीवेज सिस्टम एक बनाया जाए, मतलब सीवेज सिस्टम जैसे हमने ऊपर पढ़ा है, जिसमें कि ये जो वेस्ट वाटर है इसको ट्रीट किया जाए, क्लीन किया जाए, प्यूरिफाई किया जाए, और फिर उसके बाद इसे अलाउ किया जाए कि ये रिवर और सी में जो है जा सकता है। तो इस तरह का सिस्टम होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं। तो इसे भी आप स्टार मार्क करेंगे। Then है our role. We can play an active role in wastewater management and maintaining a clean and healthy surrounding. The suggestion given below help us achieve these aims. ये सिर्फ जो है सिविक अथॉरिटीज, नगर पालिका की जिम्मेवारी नहीं है, ये हम सब इंडिविजुअल्स की जिम्मेवारी है कि हमें जो है वेस्ट वाटर को कैसे मैनेज करना चाहिए, कैसे मेंटेन करना चाहिए और वाटर की वेस्टेज नहीं करनी चाहिए। सबसे फर्स्ट है रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाटर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन अवर होम। वेस्ट वाटर की जो प्रोडक्शन है हमारे हाउसेज में वो घटाई जानी चाहिए। डोंट थ्रो सॉलिड्स लाइक लेफ्ट ओवर फूड्स, लीव्स, कॉटन, पॉलिथीन एटसेट्रा इन द ड्रेन्स। दे कैन चॉक दी ड्रेन। आपको ड्रेनेज में, मतलब कोई भी ऐसी बहती हुई ड्रेन हो उसमें कभी भी ये चीजें नहीं डालनी चाहिए, जैसे कि लेफ्ट ओवर फूड बचा हुआ फूड हो गया, लीव्स हो गई या कॉटन हो गया, पॉलिथीन बैग्स हो गया, इनको ड्रेन में नहीं डालना चाहिए, अदरवाइज वो चोक हो जाएगी, वहीं पर रुक जाएगी वो। डोंट थ्रो कुकिंग ऑयल इन दी ड्रेन। आपको कुकिंग ऑयल भी, अब जैसे जो डिश वॉशिंग का आपका सिंक होता है उसके अंदर कभी भी आपको कुकिंग ऑयल नहीं डालना चाहिए और ये चीजें नहीं डालनी चाहिए, जिससे कि क्या हो सकती है? वो जो आपकी ड्रेन है वो ब्लॉक हो सकती है, चोक हो सकती है या हार्डन हो सकती है, जिसके कारण सीवेज सिस्टम पे इफेक्ट पड़ेगा, उसकी पाइप्स जो है वो ब्लॉक हो जाएंगी। डोंट थ्रो केमिकल्स लाइक पेंट्स, मेडिसिन, इंजन ऑयल एटसेट्रा इन दी ड्रेन। आपको कभी भी पेंट्स, मेडिसिन, इंजन ऑयल है, ये ड्रेन्स में नहीं डालने चाहिए। दीज केमिकल्स किल दी
फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सीवेज विच हेल्प टू प्योरीफाई वाटर। तो जब क्या होगा, जब ये ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा ये वेस्ट वाटर को जो है क्लीन किया जाता है, क्लीन एंड प्यूरिफाई किया जाता है, तो उसमें क्या होता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ये केमिकल्स जो ये मेडिसिन में, इंजन ऑयल में, पेंट्स में प्रेजेंट होते हैं जो केमिकल्स, वो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं, मार देते हैं, जिससे कि ये वाटर प्यूरिफाई नहीं हो पाता है। तो इसलिए ये चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया स्टूडेंट। होप सो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन।